नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। साथियों, हमारा चल रहा था यहाँ पर जो हिंदी साहित्य के स्रोत थे वो हमने पढ़ लिए थे और इसके बाद में हमने जो स्टार्ट किया था वो था हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन, जिसमें हमने गारसा तासी हमने कर लिया था। और आज हम करने वाले हैं यहाँ पर, ये 9वें नंबर की क्लास होगी और आज करेंगे ठाकुर शिव सिंह सेंगर। दूसरे नंबर पर बात करेंगे आज। तो दूसरे नंबर के हमारे यहाँ पर जो राइटर हैं हिंदी साहित्य की इतिहास परंपरा में, वो है ठाकुर शिव सिंह सेंगर। क्या नाम है? ठाकुर शिव सिंह, ठाकुर शिव सिंह सेंगर। तो लिख लीजिए आप अच्छे से, ठाकुर शिव सिंह सेंगर। ये हमारे दूसरे नंबर के हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा में दूसरे नंबर के राइटर हैं। तो ठाकुर शिव सिंह सेंगर की रचना और इनके बारे में पूरी डिटेल से हम लोग लिख रहे हैं। साथियों, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आप कोई भी तैयारी कर रहे हो और जहां हिंदी साहित्य का इतिहास आता है ना, वो ये सारी क्लासें आपके लिए सुटेबल है। क्लासेज आपको प्ले स्टोर पर डाली हुई है, हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट इस नाम से वहां पर प्ले स्टोर पर है। जाकर के 1 2 3 4 पूरी क्लासेस इस तरह से डाली हुई है, तो आप कंटिन्यू क्लासेस 1 2 3 4 के हिसाब से देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से पढ़ाया गया है। बहुत प्यारे नोट्स हैं, आपको नोट्स बनाने हैं। और ठीक है, लिखिए। अब देखिए, इनकी जो रचना का नाम है वो क्या है, आप सबको पता है, शिव सिंह सरोज। तो इनकी जो रचना रही है उसका नाम क्या है? शिव सिंह सरोज। लिखिए, शिव सिंह, शिव सिंह सरोज। इनकी रचना का नाम है शिव सिंह सरोज। इसके बाद में इसका जो प्रकाशन वर्ष है, प्रकाशन वर्ष, प्रकाशन वर्ष क्या रहेगा? शिव सिंह सरोज का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1883 ईस्वी, 1883 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। इसके बाद में बात करते हैं प्रकाशन संस्था कौन सी है। प्रकाशन जो संस्था है उसका नाम क्या है? शिव सिंह सरोज की जो प्रकाशन संस्था है उसका नाम है नवल किशोर प्रेस लखनऊ। नवल किशोर प्रेस लखनऊ। क्या नाम है? लखनऊ। तो याद रखेगा, जो नवल किशोर प्रेस है वो लखनऊ की, वहां से शिव सिंह सरोज को जो है प्रकाशित किया गया था। इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर इसकी कौन सी पद्धति इसमें अपनाई गई थी। तो जो शिव सिंह सरोज जो रचना है इसमें कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? वर्णानुक्रम पद्धति इसमें अपनाई गई थी। वर्णानुक्रम, कौन सी पद्धति अपनाई गई? वर्णानुक्रम पद्धति इसमें अपनाई गई साथियों। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं इसमें कुल रचनाकार कितने हैं। कुल रचनाकार, इसमें कुल रचनाकार कितने हैं वो भी आप लोगों को देखना है। कुल रचनाकार इसमें 1003, कितने हैं? 1003। इसमें कुछ कुल जो रचनाकार हैं वो है 1003। ठीक है, तो ये पूरी थोड़ा बहुत मतलब यहाँ से भी क्वेश्चन, जैसे प्रकाशन वर्ष इसका क्वेश्चन आ जाता है। शिव सिंह सरोज किसने लिखी? ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने लिखी है। प्रकाशन संस्था कौन सी थी? इसमें कौन सी पद्धति को अपनाया गया? इसमें कुल रचनाकार कितने थे? तो इस तरह से क्वेश्चन कहाँ से भी बन सकता है, पूरी डिटेल से हम लोग लिखेंगे, अच्छे से आप लिखते जाइए बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्रम में विशेष तथ्य हम लोग देख लेते हैं। विशेष जो तथ्य हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। इसके विशेष तथ्य जो मैं आप लोगों को बताता हूं ना, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो आप लोग विशेष तथ्य देखिए। सबसे पहली बात देखिए, यह इतिहास ग्रंथ, यह इतिहास ग्रंथ जो है कालिदास त्रिवेदी के, यह इतिहास ग्रंथ कालिदास त्रिवेदी के, ये इतिहास ग्रंथ कालिदास त्रिवेदी के, कालिदास हजारा त्रिवेदी के, कालिदास हजारा, कालिदास हजारा के आधार पर लिखा गया, के आधार पर लिखा गया। कालिदास त्रिवेदी के, कालिदास हजारा के आधार पर लिखा गया था ये। ठीक है, यहां तक। दूसरी बात इसकी आती है, इसके विशेष तथ्य चल रहे हैं। तो पहला विशेष तथ्य क्या है? इतिहास ग्रंथ, यानी कौन सा इतिहास ग्रंथ? शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सरोज, किसके द्वारा? शिव सिंह सेंगर के द्वारा जो शिव सिंह सरोज लिखा गया। तो जो शिव सिंह सरोज जो इतिहास ग्रंथ है ये क्या है? कालिदास त्रिवेदी के, कालिदास हजारा के आधार पर लिखा गया था। यानी कि जो कालिदास त्रिवेदी है उनकी रचना का नाम था कालिदास हजारा, इसके आधार पर लिखा गया था। तो ये मुख्य बात थी। इसमें दूसरी बात क्या आती है? इसमें काल विभाजन, इसमें काल विभाजन, इसमें काल विभाजन
का कोई प्रयास नहीं किया गया। काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। इसमें काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो दोनों में ही काल विभाजन का कोई भी प्रयास नहीं हुआ है। ठीक है, गाडसा ताशी की रचना में और शिव सिंह सेंगर की रचना में दोनों में ही काल विभाजन का प्रयास नहीं किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट इसमें विशेष तथ्य में तीसरा पॉइंट आता है, लिखिए शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह, तीसरी बात लिखिए शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर ने उससे पुंड या पुंड्र, कुछ भी एक ही नाम है ये ना, इसको एक ही नाम मानेंगे, को हिंदी का प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि, याद रखना इस बात को, हिंदी का प्रथम कवि, ठीक है, हिंदी का प्रथम कवि माना है। हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसको माना है हिंदी का प्रथम कवि? तो पुष्य या पुंड, इसको हिंदी का क्या माना है? प्रथम कवि माना है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। आगे बढ़े इसी क्रम में यहां पर चौथा जो आता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे इतिहास ग्रंथ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे इतिहास ग्रंथ नहीं मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो शिव सिंह सरोज को इतिहास ग्रंथ ही नहीं मानते हैं। ये देखो आप, कितनी बड़ी विडंबना है। उन्होंने इसे एक वृत्त संग्रह माना है। उन्होंने इसे एक वृत्त संग्रह माना है। उन्होंने इसे क्या माना है? एक वृत्त संग्रह माना है। बताओ, इन्होंने इतिहास ग्रंथि नहीं माना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आगे बात करते हैं 5वें नंबर पर, शिव सिंह सेंगर ने हिंदी साहित्य का आरंभ विक्रम संवत 770 से माना है। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी साहित्य का आरंभ विक्रम संवत 770 से माना है। 770 से इन्होंने माना है। तो ये कुछ बातें थी जो शिव सिंह सरोज से रिलेटेड मुख्य जो तथ्य थे, विशेष जो तथ्य थे, प्लस बहुत सारी चीजें मैंने आपको इसमें लिखा दी है। तो कुछ भी बात नहीं छूटी है, चाहे आप सहायक आचार्य की तैयारी करो, चाहे हिंदी साहित्य में पीजीटी टीजीटी की तैयारी करो। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर दूसरे राइटर हो जाते हैं शिव सिंह सेंगर। अब तीसरे राइटर हमारे आते हैं यहाँ पर, उनका नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन। तो इन्होंने तो किया था भाई, ठीक है ना, इन्होंने काल विभाजन का प्रयास किया है। किसने? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने। तो तीसरे नंबर पर आ जाते हैं यहाँ पर जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन। क्या नाम है? अब्राहम ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो याद रखना, तीसरे नंबर पर राइटर हैं और इन्होंने तो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रयास किया था। लिखिए, अब इनके बारे में थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। इनकी रचना कौन सी थी? अब इनकी रचना तो आप सबको पता होगी, कौन सी रचना थी इनकी? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये इनकी रचना का नाम रहा है भाई। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन की रचना का नाम क्या था? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ठीक है, तो ये जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन की रचना रही है। इसका जो प्रकाशन वर्ष हुआ वो कब था? इसका जो प्रकाशन वर्ष था, इस रचना का प्रकाशन वर्ष कब माना जाता है? इस रचना का जो प्रकाशन वर्ष है साथियों, वो 1888 ईस्वी माना जाता है। लेकिन कैसे माना जाता है? पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशन हुआ था इसका। पत्रिका के विशेषांक के रूप में
प्रकाशन, पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशन हुआ था सबसे पहले 1888 ईस्वी में। लेकिन यह बात याद रखिए कि इस रचना का प्रकाशन पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था कब? 1888 में। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या बात आती है इसकी? इसके बाद में आती है प्रकाशन वर्ष, और भी नंबर 2 पे। ये तो पहले नंबर पर बात कर लेते हैं, हम नंबर 2 पे लिखते हैं। यहां पर लिखिए पुस्तककार के रूप में प्रकाशन वर्ष के रूप में इसका जो प्रकाशन वर्ष है, पुस्तककार के रूप में प्रकाशन वर्ष कब हुआ था इसका? 1889 ईस्वी में। बात याद रखिए, पुस्तक के रूप में तो इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 1889 के रूप में हुआ था। अब दोनों में से अगर दोनों ही दिया जाए तो फिर आप भैया यहां पर जो है 1888 ही लगाना, ठीक है। लेकिन अगर एक दिया जाए तो फिर 1889 लगाना है आपको, इस बात का ध्यान रखना, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है मामला। तो ये थोड़ी सी बातें थी इसकी जो आपको लिखनी थी। आगे बात करते हैं इसी के लिए प्रकाशन जो है, प्रकाशक जो संख्या है वो क्या है, वो भी लिख लीजिए। प्रकाशक संख्या, संस्था, प्रकाशक संस्था क्या रही है इसकी? प्रकाशक संस्था रही है द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये इसकी संस्था रही है, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे पद्धति इसमें कौन सी अपनाई गई है, इसमें कौन सी पद्धति अपनाई गई है? तो इसके अंदर जो पद्धति अपनाई गई है वो है कालानुक्रम पद्धति। कौन सी पद्धति है? कालानुक्रम पद्धति इसमें अपनाई गई है, ठीक है। याद रखना, जो जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन है उनकी जो रचना है उस रचना में कौन सी पद्धति का प्रयोग हुआ है? कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग हुआ है। शिव सिंह सेंगर की रचना जो थी उसमें कौन सी पद्धति का प्रयोग हुआ था? शिव सिंह सरोज में वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग हुआ था। तो ये इस तरह से आपको सारी बातें याद रखनी होती है। चलिए आगे बात करते हैं इसी क्रम में। सारे चीजें इंपॉर्टेंट है भाई, कुछ नहीं छोड़ रहा हूं मैं, आप पूरा कंप्लीट नोट्स बनाइए, लिखो आगे। थोड़ी सी बातें यहां पर हम लिख लेते हैं। इसकी एक लाइन है, कालानुक्रम पद्धति में रचित हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। कालानुक्रम पद्धति में रचित हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। याद रखना, इसका कालानुक्रम पद्धति में लिखा गया पहला हिंदी साहित्य का इतिहास माना जाता है कौन सा? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा लिखा गया, ठीक है। इसको पुस्तक के रूप में कब प्रकाशित किया था? 1889 में प्रकाशित किया था। पत्रिका के रूप में 1888 में प्रकाशित किया था। इस बात का याद रखना, इस चीज को, ठीक है। आगे बढ़े इसी क्रम में। कुल रचनाकार इसमें कितने लिए गए हैं? कुल रचनाकार इसमें कितने हैं भाई? कुल रचनाकार इसमें है 952। कितने? 952। इसमें सभी हिंदी के थे। सभी क्या थे? हिंदी के रचनाकार थे ये, ठीक है। अब लिखते हैं एक लाइन लिख लो। प्रथम इतिहास ग्रंथ जिसमें केवल हिंदी रचनाकारों को स्थान दिया गया था। केवल हिंदी रचनाकारों को स्थान दिया गया था। पहला हिंदी इतिहास ग्रंथ है जिसमें केवल हिंदी के ही रचनाकारों को स्थान दिया गया था। और कितने थे ये? कितने थे भाई? ये 952 थे, लेकिन सभी हिंदी के थे। तो पहला इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन का, ठीक है, जो पत्रिका के रूप में 1888 में प्रकाशित हुआ और 1889 में जो ये प्रकाशित हुआ था एक पुस्तक के रूप में, ठीक है। यानी कि रचना जो
पुस्तक है उसके रूप में। और इसमें जो कवि है वो 952 थे, सारे के सारे हिंदी के थे। और इसमें सबसे पहले कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग हुआ था। पहला इतिहास ग्रंथ है हिंदी का जिसमें कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया। और इसको प्रकाशित जिस संस्था ने किया था उसका नाम था द रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इस तरह से आपको कंप्लीट चीजें याद होनी चाहिए। इसकी भाषा कैसी थी भाई? इसकी भाषा के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है। इसकी भाषा कैसी थी? इसकी भाषा साहब अंग्रेजी भाषा थी। कौन सी भाषा थी? इसकी अंग्रेजी भाषा थी। इसके विशेष तथ्य अब लिख लीजिए आप। इसके विशेष तथ्यों में क्या बातें आनी चाहिए? विशेष तथ्य, इसके जो विशेष तथ्य हैं, विशेष तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस बात पर आपको ध्यान देना है। मैं पहले बता रहा हूं, विशेष तथ्य में एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए। सबसे नंबर 1, इस इतिहास ग्रंथ में 12 अध्याय हैं। इस इतिहास ग्रंथ में कुल 12 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय हैं। इस इतिहास ग्रंथ में कुल कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय हैं। इसके बाद में दूसरे नंबर पर बात आती है, ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को, ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को, ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को निम्न 11 युगों में बांटा है। निम्न 11 युगों में बांटा है। निम्न 11 युगों में बांटा है। तो ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को कितने युगों में बांटा? टोटल मिलाकर के 11 युगों में बांटा है भाई, याद रख लेना। अब 11 युग यहां पर लिख लेते हैं हम पूरे के पूरे। इसके ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूं। इसकी जो ट्रिक है वो भी आप लिख लीजिए। सी पी जा ब्रज में मत्री TAKM। ठीक है, तो CP जा ब्रज में मत्री TAKM। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें और भी देखते हैं अभी कौन सा छूट रहा है। ये लिखेंगे तो सारी चीजें पता लग जाएगी। ठीक है, चलो देखो। सबसे पहले सी का मतलब, यहां पर सी का मतलब क्या हो जाएगा? नंबर 1 चारण काल लिख लेंगे। इसके बाद में पी का मतलब क्या हो जाएगा? नंबर 2 पे 15वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल। 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। ठीक है, इसके बाद में लिखिए, सी हो गया जा। तीसरा जा से हो जाएगा जायसी की प्रेम कविता। जा से जायसी की प्रेम कविता। इसके बाद में ब्रिज से चौथे नंबर पर लिखिए, ब्रिज का कृष्ण भक्ति संप्रदाय। ब्रिज का कृष्ण भक्ति संप्रदाय। इसके बाद में आ जाएगा आपका, में से यहां पर कुछ नहीं है, म से आएगा भाई, ये है ना, यहां से लिखो, अलग अलग है ये म से आएगा। तो म से 5वें नंबर पे लिखिए आप मुगल दरबार। ठीक है, इसके बाद में हम लोग लिखते हैं यहां पर छठे नंबर पर है त से छठे नंबर पर लिखिए तुलसीदास। इसके बाद में है री, तो री से लिखिए रीतिकाल। री से हो जाएगा रीतिकाल। ठीक है, इसके बाद में आता है टी, और टी से 8वें नंबर पर आ जाएगा यहां पर तुलसी के अन्य परवर्ती। ठीक है, इसके बाद में ए 9वें नंबर पर आ जाएगा एक 18वीं शताब्दी। इसके बाद में टी के बाद में के
कौन सा नंबर है? 10वां नंबर। और 10वें नंबर पर कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, तो कंपनी के शासन में क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान हो जाएगा। ये ध्यान रखना भाई, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, ढंग से लिख देता हूं थोड़ा सा, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। इसी तरह से अब कौन सा बचा? एम। तो ये हो गया 11 नंबर पर। और 11 नंबर पर महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। महारानी विक्टोरिया के शासन में क्या है? हिंदुस्तान है। तो ये पूरे के पूरे आपको इसके पूरे के पूरे जो युग हैं 11 के 11। देखो अध्याय कितने? 12 हैं। लेकिन 12वें नंबर पर अगर हम बात करें इसमें, तो 12वें नंबर पर जो आएगा वो आ जाएगा विविध के रूप में। तो विविध वाली बात हम लिखते नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो 11 युग हैं और 12 क्या है? अध्याय हैं। इस बात का ध्यान रखना। तो 11 युग हैं और 12 क्या है? अध्याय है। तो 12वां क्या है? वो विविध है। उसको छोड़ दो आप लोग, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये पूरे के पूरे आपको यहाँ पर सी पी जा ब्रिज में मतरी टीकम, टीकम, सीपी जा ब्रज में मतरी टीकम, इस तरह से आप याद कर सकते हो। आसानी से याद हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मित्रों ये ठाकुर शिव सिंह सरोज के बारे में हमने थोड़ा बहुत इसके तीसरे नंबर पर जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के बारे में लिखा। अब इसकी जो विविध तथ्य हैं वो चल रहे हैं और आगे लिखते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ये लिख लेना भाई आप लोगों ना। विशेष तथ्य में और भी आगे अगली बात आती है। ग्रियेशन ने चारण काल के अंतर्गत निम्नलिखित कवियों को स्थान दिया है। निम्नलिखित कवियों को स्थान दिया है। कौन कौन से कवियों को स्थान दिया ग्रियेशन के द्वारा, वो लिख लीजिए। निम्नलिखित कवियों को स्थान दिया है। सबसे पहले पुष्य कवि, ठीक है। दूसरा है खुमाण कवि। इसके बाद में तीसरे नंबर पर आते हैं यहां पर केदार, ठीक है। चौथे नंबर पर आते हैं कुमारपाल, ठीक है। इसके बाद में 5वें नंबर पर आते हैं यहां पर अन्यदास। छठे नंबर पर आते हैं चंद बरदाई, क्या नाम है? चंद बरदाई। और 7वें नंबर पर आते हैं यहां पर जोधराज। 8वें नंबर पर आते हैं यहां पर सारंगधर। और 9वें नंबर पर आते हैं यहां पर जगनीक। तो जो ग्रियेशन थे उन्होंने चारण काल के अंतर्गत इन निम्न कवियों को स्थान दिया था। पुष्य कवि, खुमाण कवि, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद्र बरदाई, जोधराज, सारंगधर और जगनीक, इनको क्या किया था? इन्होंने स्थान दिया था। तो याद रखना भाई, इससे बार एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, आप ये देख लेना बस, ये दावा है मेरा, ठीक है। आगे लिखते हैं इसी क्रम में। देखो आप देखो, लिखना और पढ़ना, लिखना तो है ही सही, पढ़ना है बार बार रिवाइज करना है। तो बार बार रिवीजन करोगे ना तो ऑटोमेटिक सब चीजें समझ में आ जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। लिखो, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहना ग्रियेशन की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहना ग्रियेशन की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। स्वर्ण काल कहना ग्रियेशन की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। किसको? भक्ति काल को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियेशन ने कहा सबसे पहले। इसी क्रम में दूसरे नंबर पर बात लिखी है, ग्रियेशन ने हिंदी को
हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा माना है। आविष्कृत भाषा माना है। आविष्कृत भाषा माना है और यह इसका सबसे बड़ा दोष था। सबसे बड़ा दोष रहा ये इसका। ग्रेसन ने जो है हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा माना और ये इसके लिए सबसे घातक हो गया, सबसे बड़ा दोष इसका रहा ये। ठीक है, आगे लिखते हैं इसी क्रम में। ग्रेसन ने भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन माना। भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन भक्ति आंदोलन को इन्होंने क्या है, भक्ति आंदोलन को क्या माना है, ईसाईयत की देन माना है। ईसाईयत की देन माना है भैया, किसको, भक्ति आंदोलन को। आगे लिखे इसी क्रम में, इसे सही अर्थों में हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ, इसे सही अर्थों में हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ मानने वाले विद्वान हैं। तो इसे हिंदी का सही अर्थों में कौन है, किशोरी लाल गुप्त। क्या नाम है, किशोरी लाल गुप्त। किशोरी लाल गुप्त। ठीक है, जो जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो इनकी रचना है जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन की, उसको सही अर्थों में हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ मानने वाले विद्वान कौन रहे हैं, किशोरी लाल गुप्त रहे हैं। तो ये जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के इतिहास ग्रंथ के बारे में और उसके बारे में सारा कुछ डिटेल से हमने, विशेष तथ्य जितने भी रहे हैं वो सब हमने पढ़ लिए। ठीक है, अब अगली जो क्लास है वो भी अभी इन्हीं की चलेगी, हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा में ही। और जो तीसरे चौथे नंबर पर जो राइटर होंगे वो होंगे हमारे यहाँ पर चौथे नंबर के राइटर हैं और वो है मिश्र बंधु। क्या नाम है, मिश्र बंधु। तो यहां से जो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तो शायद ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इस तरह से पढ़ते रहिए। बहुत डिटेल से मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।